1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध लगभग 14 दिनों तक चला और 16 दिसंबर को समाप्त हो गया। पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष आमिर अब्दुल्ला खान नियाजी ने भारतीय सेना और मुक्ति वाहिनी के सामने आत्मसमर्पण कर दिया, जो भारत के पूर्व में बांग्लादेश नामक एक नए देश के निर्माण में अग्रणी था। जनरल नियाजी ने अपने 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों के साथ भारत के लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के समक्ष आत्मसमर्पण पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। बांग्लादेश 16 दिसंबर को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। तब से इस दिन को भारत में विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2021 में पाकिस्तान पर भारत की इस जीत के 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं। सरकार स्वर्णिम विजय वर्ष कार्यक्रम आयोजित कर रही है। इस उपलक्ष्य में इंडीड फाउंडेशन हर हफ्ते एक वीर योद्धा से आपकी मुलाकात कराती है। आज हमारे बीच हैं 82 लाइट आर्टिलरी रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट कर्नल संतोख सिंह भाटिया। इन्होंने बहुत ही कम उम्र में इस युद्ध में भाग लिया था। सर, वेलकम टू आवर शो। थैंक यू टीना। सर, आप हमें अपने बारे में कुछ बताएं और फौज ज्वाइन करने की प्रेरणा आपको कैसे मिली? मैं खालसा कॉलेज पटियाला में पढ़ता था, तो एक बार एक फ्रेंड ने एक आर्मी कैप्टन से इंट्रोड्यूस करवाया। और वो मोटरसाइकिल में ऐसे बैठा था कि मुझे देख के इतना अच्छा लगा कि मैंने क्या फौज ही ज्वाइन करना चाहिए। ही वॉज सो इम्प्रेसिव, इतना स्मार्ट और यूनिफॉर्म अट्रैक्टेड मी। और मैंने एज इट इज पहले ही एनसीसी ज्वाइन किया हुआ था, तो एनसीसी वाले जो हमारे ऑफिसर हैं उनको पूछा, गाइडेंस ली और इंटरव्यू पे चला गया। भगवान की कृपा से और सबके आशीर्वाद से सिलेक्शन हो गया। 1970 में आई ज्वाइंड इंडियन आर्मी एज शॉर्ट सर्विस कमीशन्ड ऑफिसर with SSE, and recently we have celebrated our golden jubilee also. Okay, great. I am wearing that cap which we have distributed to everyone. Okay. That is 50 years. 2020 we were there just before Corona in Chennai, and we really enjoyed meeting all the friends after 50 years. Wow. सर, जब युद्ध की अनाउंसमेंट की गई तो आप कहाँ पोस्टेड थे और उस परिस्थिति के बारे में हमें कुछ बताएं। पहली पोस्टिंग जो थी वो तेजपुर एरिया में असम में हुई थी, 82 लाइट रेजिमेंट में। और कुछ ही समय के बाद, दैट टाइम मैं सेकंड लेफ्टिनेंट था, तो कुछ ही समय के बाद जब हमको मूवमेंट का ऑर्डर मिला तो पता चला कि इट इज लाइकली कि हम लोग शायद लड़ाई के लिए जा रहे हैं। और हमको मूव किया गया अगरतला, विच इज कैपिटल ऑफ त्रिपुरा। तो अगरतला में आके हमें काफी टास्क मिले जो हम मुक्ति वाहिनी के साथ उस टाइम पे काम करने के लिए हमको उनको गाइड करना, उनको सपोर्ट करना और उनके साथ मिलके काम करना, ताकि ईस्ट पाकिस्तान जो अभी बांग्लादेश नहीं बना था उसमें जो पाकिस्तान की आर्मी थी वो काफी तशद्दुद और बहुत से ऐसे काम कर रही थी जो कि बिल्कुल ही सिविलाइजेशन को मंजूर नहीं थे। तो भारत ने भी ये डिसाइड किया कि हम मुक्ति वाहिनी को सपोर्ट करेंगे। तो हम लोगों को मुक्ति वाहिनी को सपोर्ट करने के लिए तो वहाँ पे तकरीबन 3-4 महीने के लिए उस एरिया में डिप्लॉय किया गया। लेकिन 3 दिसंबर को जब एक्चुअल वॉर स्टार्ट हुई तब हम अगरतला एयरपोर्ट को प्रोटेक्ट कर रहे थे। ओके, सो युद्ध के दौरान के कुछ यादगार पल आप हमारे साथ शेयर करेंगे? पहले तो युद्ध से बहुत पहले का जो है वो बहुत अच्छे पल थे हमारे साथ। जो पाकिस्तान आर्मी से डिजर्ट करके कुछ ऑफिसर्स आए थे, मुक्ति वाहिनी को ज्वाइन किया था जिन्होंने, उनमें से एक मेरे ही रैंक का लेफ्टिनेंट जाफर इमाम, जो कि मेरे साथ तकरीबन 3 महीना उस एरिया में रहा, जिसको हम बिलोनिया, जो कि त्रिपुरा का ईस्टर्न पार्ट, जो कि ऑलमोस्ट उस तरफ ईस्टर्न में एक टिप है
ऐसा लगता है कि जैसे एक उंगली नीचे को जा रही है, बिलोनिया, विच इज ऑलमोस्ट टचिंग म्यांमार, नाउ म्यांमार। उस एरिया में हम लोग 3-4 महीने तक ऐसे रहे कि जैसे हम एक किस्म के भाई भाई हैं, बहुत ही प्रेम प्यार से रहे। और उन दिनों की बात कि एक बार उनको पाकिस्तान के साथ अंदर जाकर के कुछ ऐसे ऑपरेशन करने थे जो कि अभी मैं डिस्क्लोज कर सकता हूँ, उस टाइम नहीं कर सकते थे। जैसे को पुल को उड़ाना या पाकिस्तान की किसी पोस्ट को डिस्ट्रॉय करना, और उसके लिए वो चले गए और मुझे बता के नहीं गए। तो अंदर जाकर के जब वायरलेस पे उन्होंने मेरे को कॉल किया और बताया कि संतोष आज मैं फंस गया हूँ, मुझे निकालने के लिए आपको आर्टिलरी फायर देना पड़ेगा। तो मैंने कहा आप गए क्यों, मुझे बता के जाना चाहिए था। एनीवे, वेर एवर ही वांटेड कि यहाँ पे मेरे को फायर चाहिए ताकि पाकिस्तान के जो आर्मी है उनका सिर नीचे रहे और हम निकल के वापस आ सके। तो वहां मैंने रात के 2 बजे उनको फायर दिया, वो वापस आए और 5 बजे बिलोनिया में आके मेरे को गले मिल करके ऐसे रोना शुरू किए कि आज तुमने मेरी जान बचा ली है। मैंने कहा मैंने नहीं बचाई, तुमको बचाने वाला वो अल्लाह है, जो भगवान है, वो वाहिगुरु है, जिसने प्रेरित किया मेरे को। और उनके साथ इतना अच्छा मिलाप हुआ या इतना अच्छा फ्रेंडशिप हुई मेरी, वो एक यादगार पल है, जो कि बाद में आकर के जब हमें बांग्लादेश ने इनवाइट किया तो उसमें जाकर के मैं उनको दोबारा मिला 48 ईयर्स के बाद। तो वो कैसे वो पल थे, वो मैं बयान ऐसे नहीं कर सकता हूँ। यही बता सकता हूँ कि उन्होंने मेरे को इस तरीके से ग्रिप करके रखा जैसे वो मेरे भाइयों से भी बढ़कर है। और वो पल उनकी सारी मीडिया के अंदर जो है वो कैद हो चुके थे, और लोग यही सोच रहे थे कि ये सरदार जी या खालसा कौन है जिनको हमारा मिनिस्टर जो है वो नहीं छोड़ रहा। उन्होंने आर्मी छोड़ के उसके बाद इलेक्शन लड़ा और वो उस प्रीवियस गवर्नमेंट में मिनिस्टर रहे। और जब मुझे मिले तो वही पुरानी यादें, वही जो हम टेंट्स में रहते थे, उस तरीके से उन्होंने व्यू किया। ये यादें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जो हमें हमेशा के लिए ही रिजुविनेट करती हैं कि हाँ ऐसे होना चाहिए। एनीथिंग मोर कि आपके कितने सोल्जर्स घायल हुए, शहीद हुए वॉर में उस समय बटालियन से? था जो कि 3 दिसंबर की रात को ही एयरपोर्ट के पास हमारी जो गन पोजीशन थी उसमें वो शहीदी प्राप्त कर गया था। उसका नाम था गनर मुर्गेशन। आर्टिलरी वाले गनर बोलते हैं अपने जवानों को, और वो मेरा बहुत ही नजदीकी था। लेकिन जो भगवान को मंजूर है, सिर्फ एक ही जवान मेरा शहीद हुआ, बाकी तकरीबन 5-6 जो थे वो घायल हुए, लेकिन इतने घायल नहीं हुए कि वो दोबारा लड़ाई ना लड़ सके। और उसके बाद हमें ऑर्डर ये मिले कि हम बांग्लादेश जो कि बाद में बना उसके अंदर इन्फिल्ट्रेट करें। इन्फिल्ट्रेट को मतलब लोग समझेंगे कि क्या होता है, दुश्मन की लाइनों के पीछे जाकर के बैठ जाना और दुश्मन को पता भी नहीं चलने देना। और वहां गए तो वो कोमिला एरिया था, मायनामती एंड कोमिला। तो दुश्मन को एक किस्म का या पाकिस्तान आर्मी को बिल्कुल भनक तक नहीं लगी कि ये कहाँ से आ गए। और वहां से पूरी लड़ाई लड़ने के बाद जब हमें मौका मिला तो हमको ढाका में बुला लिया गया। और ढाका का सबसे इम्पोर्टेंट और यादगार पल मेरा वो था जिस दिन शेख मुजीबुर रहमान जी को रिलीज किया गया था। वो कैद से रिलीज होके ढाका पहुंचे और वहां उन्होंने अपने अवाम को जब एड्रेस करना था तो उस स्टेज के ऊपर वो मुझे मिले। और आर्मी की ड्रेस देखने के बाद वो इतने भावुक हो गए कि मेरे को जकड़ के ये रोने लगे, ये कहने लगे थैंक यू इंडियन आर्मी, थैंक यू इंडियन आर्मी। बहुत बार उन्होंने ऐसा बोला, लेकिन मेरी इंटरेस्ट ये थी कि मैं उनके साथ एक
फोटोग्राफ ले सकूं। मैं अपने आप को उनसे छुड़वाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो मुझे छोड़ने नहीं रहे थे, क्योंकि वो इतने भावुक हुए हुए थे कि इंडियन आर्मी, आपकी वजह से हमें अपना देश आजाद मिला है। तो ये भी एक ऐसा पल था जो मुझे आज भी याद रहेगा। उसके बाद पिछले 2 साल में दिसंबर 2019 में बांग्लादेश गवर्नमेंट ने दोबारा हमको इनवाइट किया विक्ट्री डे सेलिब्रेशन के लिए। जो आपने अभी बताया 16 दिसंबर को वो सेलिब्रेट करते हैं, वो सेलिब्रेट करते हैं विक्ट्री डे, दैट इज कॉल्ड एज विक्ट्री डे। और जो अपना इंडिपेंडेंस डे है वो शायद 26 मार्च को करते हैं, जो इस साल उन्होंने सेलिब्रेट किया है। वो इंडिपेंडेंस उसको कहते हैं, लेकिन विक्ट्री डे जो हम भी सेलिब्रेट करते हैं भारत में भी और बांग्लादेश में, तो बांग्लादेश में एक कंटिजेंट पूरा जाता है जिसमें पूरे वेटरन जो हैं उनमें से सिलेक्टेड वेटरन जो हैं जिन्होंने उस टाइम की लड़ाई में भाग लिया है, उनको इनवाइट किया जाता है। और इतनी अच्छी तरह से वहां ट्रीट किया जाता है कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। वो एक मेमोरेबल ट्रिप था जिसमें हम अपने, मेरे उस दोस्त को जो जाफर इमाम है, जो अभी भी मेरा दोस्त है और अभी मेरे कांटेक्ट में है, और उसको मिल सका 48 ईयर्स के बाद। बाकी वहाँ की काफी सारी पुरानी जो यादाश्त थी हमारी, जहाँ हम ढाका में पहले घूमे और अभी का ढाका देख करके हम खुद हैरान हैं कि काफी तरक्की की गई है, अच्छे लोग हैं, इतने मिलनसार हैं, इतनी इज्जत करते हैं इंडियन आर्मी की कि बहुत मन खुश हुआ जाए। सर, आपने कुछ संजय दत्त के बारे में भी बताया था कि वो एक वो सरेंडर किया पाकिस्तान आर्मी में, तो उसके बाद जो संजय दत्त के पिता सुनील दत्त, उनका एक फिल्म इंडस्ट्री में एक ग्रुप बनाया हुआ था विच इज कॉल्ड एज अजंता आर्ट्स ग्रुप। और उसमें काफी सारी फिल्म अभिनेत्रियां और सिंगर, जिसमें लता मंगेशकर जी, उनकी वाइफ और बहुत से लोग शामिल थे। वो पूरे जवानों का एंटरटेनमेंट करने के लिए कोमिला में आए, तो मुझे सौभाग्य मिला उनको सबको मिलने का। माला सिन्हा जी, वहीदा रहमान उन दिनों में, और वो एक यूनिफॉर्म वाले के पास खड़े होकर फोटो खिंचाने में इतना फख्र महसूस कर रहे थे कि मैं बयान नहीं कर सकता। एक एक करके मेरे पास आके कि हम फोटो लेना चाहते हैं, हम फोटो लेना चाहते हैं। जहाँ के नॉर्मल लाइफ में ये होता है कि एक्टर के पास या किसी एक्ट्रेस के पास लोग जाते हैं और फोटो खिंचवाना चाहते हैं, लेकिन यूनिफॉर्म वाले के साथ, मेरे साथ, इवन संजय दत्त जो कि उस टाइम 8-9 साल का था, वो मेरे को आगे पंजाबी में बोलता है, पाजी कुड़िया नाल ही फोटो खिंचाई जाओगे कि मेरे नाल भी खिंचाओगे? तो मैं क्या, आजा बच्चे तू भी आ। तो वो अपने एक फ्रेंड को लेके आया और उसने एक फोटो खिंचवाई और बहुत खुश हुआ। और वो एक भी पल जो है वो हमें भूलने लायक नहीं है। मेरा कोर्समेट वाले भी आज तक याद करते हैं कि यू आर लकी। हम वाकई आई वॉज लकी कि मैं उनके ग्रुप में पीछे जाके उनको मिल सका और सबको मिल सका। सोनिया सानी, एक बहुत ही फेमस डांसर जिसका आपने नाम सुना होगा शायद, मधुमती, उसकी सिस्टर वैशाली, वो वो इंटरेस्टेड थे और इतने एक्साइटेड थे कि हमको फोटो जरूर खिंचवाना है और यूनिफॉर्म वाले के साथ खिंचवाना है। तो इसलिए वो भी एक मोमेंट था मेरे लिए। सर, एक फौजी की जिंदगी चैलेंजेस और एक्साइटमेंट से भरी होती है। आज की युवा पीढ़ी को फौज में जाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सर, ये बताना चाहता हूँ कि ऑनेस्टी इज स्टिल द बेस्ट पॉलिसी। आप इसको पल्ले बांध लो। कभी भी आप, कभी अगर सिलेक्शन के लिए भी जाते हो तो आप किसी को, स्पेशली आर्मी ऑफिसर्स को या सिलेक्टर्स को ब्लफ नहीं कर सकते हो। आप ये मत सोचो आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, आपने बहुत अच्छे कपड़े पहने हैं,
तो आप सिलेक्ट हो जाएंगे, नहीं। आपकी क्वालिटीज को अंदर से देखने की उनकी जो क्षमता है वो यही है कि आपका करेक्टर कैसा है, आप किस तरीके से टीम वर्क में शामिल हो सकते हैं, आप किस तरह से अपनी टीम की हेल्प कर सकते हैं अपना ऑब्जेक्टिव हासिल करने के लिए। तो उसको आप हमेशा अपने ध्यान में रखें, आपकी सिलेक्शन कभी गलत नहीं जाए। और आप ऑनेस्टी, रियल सेंस में आप अगर ऑनेस्ट हैं, आप सच बोलें। अगर आपके पास कोई चीज नहीं है तो नहीं है, ये कुछ बताने वाली बात नहीं है कि मैं तो बहुत, मेरे पेरेंट्स मेरे को सब कुछ अफोर्ड कर सकते हैं या ये कर सकते हैं, नहीं। अगर कोई गांव से है, उनके पास कोई फैसिलिटी नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है ये बताने की कि नहीं मैं न्यूज़पेपर भी नहीं खरीद सकता हूँ, मैं नहीं पढ़ सकता हूँ। और ये सच बताने के लिए मैं एक, इनको जितने भी जवान जो जाना चाहते हैं बच्चे, उनको यही नसीहत देना चाहता हूँ, देयर इज नो सब्स्टिट्यूट टू हार्ड वर्क एंड देयर इज नो प्लेस फॉर एनी डिसीविंग द पीपल दोज हु आर सिलेक्टिंग यू। आई कैन अश्योर यू कि वो बहुत ही अच्छी तरीके से वो आपको बाद में तराशेंगे। पहले उनको ये देखना है कि हाँ ये हीरा है जिसको लेना है, और वो अगर एक बार आप सिलेक्ट हो गए, आपको ठीक तरीके में करेक्ट जगह में लेके जाना वो फौज का काम है, ट्रेनिंग करना। लेकिन आप अपनी अपनी जो ईमानदारी है उसको कभी मत छोड़े। आज हमारे साथ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। आई एम श्योर हमारे दर्शक आपका ये इंटरव्यू देखकर बहुत इंस्पायर होंगे और फौज ज्वाइन करने के लिए मोटिवेट होंगे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। You, God bless your organization. Thank you very much. Thank you very much, sir. Pranam, you joined us, you shared such wonderful memories, and आप खुद भावुक हो गए। 50 साल हो गए, लेकिन कितना जैसे आपको कल हुआ था उस तरीके से आपको याद है। बहुत बहुत अच्छा लगा सर। Thank you, Vikram. Thank you so much. Thank you. Thank you for giving me. Thank you so much for your time, uncle. Thank you.